ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। श्रोताओं, नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल, नया महीना और नए साल का पहला मंगलवार। तो पहला मंगलवार आज हमारा फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, पुनः प्रायोजित कार्यक्रम हमारा गन्ने की पाठशाला फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज का विषय है गन्ने की बिजाई पूर्व मिट्टी की जांच एवं पोषक तत्वों की संस्तुति। और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, वैज्ञानिक एवं प्रभारी, गन्ना उत्कृष्टता केंद्र बागपत। और आज के जो दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं, इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। और आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद शिवनंदन जी। आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, और किसान भाइयों को भी नया साल मुबारक हो। आपको भी और हमारे किसानों को भी नया साल बहुत बहुत शुभ हो। तो डॉक्टर साहब, जैसा आज का विषय है कि गन्ने की बिजाई से पहले मिट्टी की जांच और पोषक तत्व प्रबंधन, तो सबसे पहले डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी आपसे जानना चाहूंगा कि मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम मिट्टी की जांच क्यों कराएं? ताकि हम गन्ने का या जो भी हमारी फसल है उसका हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या क्या पोषक तत्व उसको देने हैं, उसकी संस्तुति किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। वो केवल उसका आधार आपकी मिट्टी की जांच है। आप अपनी मिट्टी की जांच कराकर ही ये पता कर पाएंगे कि आपको अपनी इस फसल को, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गन्ने की, तो गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए आपको कितने पोषक तत्व कितनी मात्रा में देने होंगे, उसके लिए आपको मिट्टी की जांच करानी बेहद आवश्यक होती है। और ये भी निर्भर करता है आपकी मिट्टी की जांच पर ही निर्भर करेगा कि कौन से मुख्य पोषक तत्व, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व आपको उसमें लगाने हैं और किस किस प्रकार से लगाने हैं, क्योंकि हर पोषक तत्व को लगाने का तरीका, समय अलग होता है। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो आपके बुआई के समय पर ही इस्तेमाल होने हैं और कुछ बाद की खड़ी फसल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी की जांच कराना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कोई भी फसल आप लगाएं, चाहे गन्ना लगाएं, चाहे अन्य कोई फसल लगाएं, सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं, ताकि आपको उन उर्वरकों का प्रबंधन का समय मिले। आप उन उर्वरकों की व्यवस्था पहले से रखें जो आपकी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये गन्ने की फसल के लिए महत्वपूर्ण है कि मिट्टी की जांच कराई जाए जी। लेकिन डॉक्टर तेवतिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मिट्टी की जांच कब कराएं और कैसे कराएं, क्या तरीका है? देखिए, अगर आपका सैंपल या नमूना सही है तो आपकी रिपोर्ट भी सही आएगी जी। और नमूना लेने का भी एक तरीका, साइंटिफिक तरीका है, उससे हमें नमूना लेना चाहिए। और उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको नियम कहते हैं, वो मैं बता देता हूँ। उनका ये है कि जिस भी आप खेत से अपने सॉइल का सैंपल लेना चाहते हैं, उसमें 1 महीने से कोई खाद ना डाला गया हो, केमिकल रसायन। पूरा खेत खाली होना चाहिए। उसमें से आप 1 एकड़ से लगभग 6 या 7 जगह से आपको सैंपल लेना है। आप चारों कोनों पे जाइए और उस कोने की सीध में अंदर आ जाइए 20 फीट लगभग, और फिर बीच में से 2-3 जगह लीजिए इधर उधर से। उस तरह का इसके कारण ये है जगह जगह से लेने का
कि कहीं पे उर्वरता कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, तो वो एक औसत आके सही रिपोर्ट देता है। जी। दूसरा ये है, जहाँ पे कोई कूड़ा या कोई काव डंग पड़ा हो वहां से सैंपल ना लें। दूसरा, कोई बोरी का टुकड़ा या ये पड़ा हो वहां से ना लें। तीसरा ये है कि जो अब वहां से जहां से लेना है उससे किस तरह से लिया जाए। देखिए, जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं उनके लिए 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच तक का सॉइल का सैंपल लेना रिकमेंड किया गया है। उसके लिए वी शेप का एक गड्ढा बनाना होता है। वी शेप का गड्ढा बना के और उसके दोनों तरफ से 1-1 इंच की परत हम काटते हैं। उसमें उसको एक गड्ढे से आधी किलो हम सॉइल सैंपल लेते हैं। और उसमें यह होता है कि अगर वहां पे घास है तो घास को निकालेंगे, मिट्टी वहां की वहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फावड़े से घास के साथ में वहां की मिट्टी भी उठा के अलग डाल दी और गड्ढा बना के गड्ढे में से आप लो। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 इंच तक आप पूरी जो भी जिस तरह की मिट्टी है वो सारी लेनी है और 6 इंच की गहराई होनी चाहिए। जब हम वी शेप से काटेंगे तो इतना गड्ढा होना चाहिए कि गड्ढे के जब बीचों बीच जो वी का गड्ढा है उसमें रख के सीधे जमीन के बराबर करने पर 6 इंच होना चाहिए। जब 6-7 जगह से आधी किलो मिट्टी लेंगे तो उसको एक साथ डाल के उसको बारीक कर लेते हैं। बारीक करके उसको छान लेते हैं। छान के उसका गड्ढा एक ढेर बनाते हैं। ढेर में से उसको स्क्वायर मेथड से काट के आमने सामने के जो पोर्शन है उनको हटाते रहते हैं और फिर दूसरी बार दूसरी तरफ से हटाते हैं। उस पर प्लस का निशान बनाया जाता है ऊपर से ढेर पे, उंगली से बना सकते हैं। और उसके जब तक उनको हटाते रहेंगे जब तक सॉइल आधी किलो ना रह जाए। जी डॉक्टर साहब, उसमें आधी किलो लेके उसको बैग में रखेंगे। किसान का नाम लिखेंगे, उस अपने कोड लिखेंगे खेत का, उसका अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और वो जो है उसमें क्रॉप कौन सी बो रही है और कौन सी आगे बोना है वो भी लिखेंगे और उसको बंद करके और आपको उसमें मृदा प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए देनी होती है। जी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप उसमें जो उसके अंदर लिफाफा पैक करेंगे उसमें सारी जानकारी आप लिखें। बिल्कुल। और उसके बाद प्रयोगशाला में भेजें। डॉक्टर साहब, जानकारी और भी लेंगे लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। फोन लगता कट गया है। तो डॉक्टर मलिक जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी नहीं, डॉक्टर तेवतिया जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से हमें सोयल सैंपल लेने हैं और बड़ा अच्छा ही इन्होंने बताया है कि सैंपल के साथ में टैगिंग बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप टैगिंग प्रॉपर करेंगे तभी आपको भी याद रह पाएगा, ज्ञात हो पाएगा कि आपने किस खेत का सैंपल भेजा है। क्योंकि ज्यादातर किसान के पास 3-4 प्लॉट होते हैं, 3-4 जगह अलग अलग खेत होते हैं, तो यदि उसकी प्रॉपर टैगिंग नहीं की गई है तो वो कहीं ना कहीं उसको एक डाउट रहेगा कि यदि उसके 3 अलग अलग खेत है और उसमें उसने खेत का नंबर या खेत की स्पेशल पहचान, ट्यूबवेल है, पेड़ है, रोड है, उसके आधार पर एक अलग टैगिंग नहीं की है या उन्होंने कोई क्रमांक दे रखा है, क्रम दे रखा है, तो उसके आधार पर यदि टैगिंग नहीं की है तो जब रिजल्ट उसको प्राप्त होंगे तो वो कहीं उसमें कंफ्यूज ना हो। इसलिए टैगिंग मस्ट है कि वो प्रॉपर अपने खेत की उसकी टैगिंग करे। और जैसे मिट्टी का हम सैंपल लेते हैं, उस सैंपल में जब हम वो टैगिंग डालते हैं तो मेरा आग्रह है किसान भाइयों से कि वो उस टैगिंग को अलग से एक पन्नी के अंदर और डालें, क्योंकि यदि कागज के टुकड़े पर लेकर डालते हैं और वो मिट्टी में मॉइस्चर ज्यादा होती है तो कभी कभी वो टैग वहां तक पहुंचते हुए उसकी जो इंक होती है वो या तो डिस्टर्ब हो जाती है या वो टैग ही खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो एक छोटी पॉलीथीन के अंदर दोबारा से उस टैग को डाल दें ताकि वो वहां पर जब आपका सोयल एनालिसिस होगा उस समय उससे टैग निकाला जाएगा तो वो टैग सुरक्षित वहां पर मिले। ये बेहद आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आप लोग ये भी सलाह देते हैं कि जब भी कोई सैंपल लेते हैं तो उसमें आप अपने खेत की पहचान जी वो भी उसको लिखनी जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं टैगिंग की वही बात कर रहा हूँ कि खेत की अपनी पहचान अवश्य रखें ताकि वो उसमें जब रिकमेंडेशन आएगी तो वो उस पर्टिकुलर खेत में ही उसको इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, अब जैसे कि जांच भी करवा ले लेकिन फिर भी जानकारी के लिए कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की फसल उगाते हैं तो गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कितने आप उर्वरकों की सलाह देते हैं जिससे
फसल को संतुलित मात्रा में उर्वरक मिल सके और उत्पादन अच्छा हो सके। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, किसान भाई जो साइंटिफिक मेथड तो ये है कि जब सॉइल टेस्टिंग की बात की है तो जो प्रयोगशाला से सिफारिश हो जी, जिस भी खाद की उतना उतना डालना चाहिए। दूसरी बात है, आजकल सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो उनकी भी कमी देखी जा रही है और बहुत ही ज्यादा स्तर पर देखी जा रही है। बहुत ज्यादा नमूने सूक्ष्म तत्वों में डेफिशिएंट पाए जा रहे हैं। जब भी किसान भाई मृदा टेस्ट कराएं तो केवल उसमें NPK ना कराएं, उसमें सूक्ष्म तत्वों की भी अपनी उसमें टेस्ट कराएं। उससे क्या होगा, देखिए, कोई अगर तत्व कम है और उसमें हम उसको डाल देंगे तो उससे हमारी पैदावार बढ़ेगी। और अगर टेस्ट नहीं कराएंगे और हमने NPK डाल रहे हैं, हमको ये नहीं पता कि N कितना डालना, P कितना डालना, K डालना, तो उसमें क्या होगा कि एक ऐसा तत्व जो हमारी जमीन में है उसमें तो हम फालतू पैसे खर्च करके और अपना लागत बढ़ा लेंगे, उसका इतना फायदा नहीं होगा। एक जो डेफिशिएंट है, कमी है खेत में, उसको डाल के जिससे उपज बढ़ेगी उसको हम डालेंगे नहीं। तो ऐसा होता है। सॉइल टेस्टिंग से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो खाद या पोषक तत्व नहीं डालने हैं उसके पैसे को बचाकर जो हमारे खेत में कमी है उस न्यूट्रिएंट में उस पैसे को लगाकर उतनी ही लागत में हम अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो है, अब आई आपकी बात उर्वरक वाली जो आपने पूछी थी जी। देखिए, एक तो ये हो गया, देखिए उर्वरक जो डाले जाते हैं, देखिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि स्टेट लेवल से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने एक रिकमेंडेशन दे रखी है, जो एक थंब रूल बना दिया कि भाई शुगर केन की फसल में इतना दे दीजिए, 180 नाइट्रोजन दे दीजिए, 80 फास्फोरस दे दीजिए, 60 पोटास दे दीजिए। ये एक बहुत ही ब्लैंकेट रिकमेंडेशन है। इसका कोई मतलब अगर साइंटिफिक वे से देखें तो वैसे भी ये 40-50 साल पहले दी गई रिकमेंडेशन है। आज इनका रिलेवेंस बहुत कम हो गया है। आज हम दो पैरामीटर अपनाते हैं जिनके आधार पर हमको खाद की जो मात्रा है वो तय करनी चाहिए जी। वो कौन से दो पैरामीटर हैं? वो एक पैरामीटर तो ये है कि हम मिट्टी टेस्ट करके हमारे सॉइल की उर्वरता को या उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की जांच कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम पोषक तत्व डालेंगे। दूसरा, जो हमको क्रॉप लेनी है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कितना यील्ड का हमारा टारगेट है कि कितनी पैदावार हमें लेनी है, इन दोनों का समावेश करके और जो मात्रा का निर्धारण किया जाता है उसमें जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है उसमें तीसरा पैरामीटर भी उसको करके और उसका पूरा हिसाब लगा के तब खादों की मात्रा तय की जाती है। एक मैं आपको किसान भाइयों की सुविधा के लिए एक 6 R हैं, 4 R हैं, लेकिन 2 R और उसमें मैंने जोड़े हैं, तो अब 6 R बनाए हैं। पहला है राइट सोर्स। राइट सोर्स हो गया कि आपकी मिट्टी की जांच और फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए उनके सही आप स्रोत होने चाहिए। दूसरा है सही मात्रा, यानी डोज निर्धारित करेंगे आप फसल के हिसाब से। उसके बाद सही मेथड होना चाहिए। अगर देखो सही विधि से आप नहीं डालेंगे तो आपको वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। चौथा होगा सही टाइम पे इस्तेमाल करने। 5वां हो गया कि सही कॉम्बिनेशन भी बनाना है आपको। ये नहीं है कि 2 फर्टिलाइजर को मिलाते समय आपने जिंक और DAP एक साथ मिला दिए, उसमें जिंक और फास्फोरस का एक दूसरे के दुश्मन है ये, जिससे जिंक फॉस्फेट बन जाता है। जिंक फॉस्फेट घुलता नहीं है और आप किसान भाइयों को पता है कि जो फर्टिलाइजर घुलता नहीं है वो हमारे फसलों को नहीं मिल सकता जी। तो दोनों को मिलाने से ना तो जिंक मिल पाएगा, जिंक वाले पैसे बेकार गए, ना हमारे DAP का फास्फोरस मिल पाएगा, वो भी पैसे हमारे बेकार गए। तो ये बिंदु भी राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा जो R होता है राइट वाटर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर का पानी से बड़ा गहरा संबंध है। अगर आपने खाद डाला और पानी
का जो नमी का स्तर वांछित नहीं हुआ, कहीं जरूरत है वहां नहीं हुआ, कहीं नहीं है तो वहां आपने ज्यादा भर दिया, सिंचाई से पहले यूरिया डाल दिया। तो ये सब जो है वाटर मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है फर्टिलाइजर की जो अपटेक है फसल से उसको बढ़ाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने काफी विस्तार से बताया, लेकिन जब आपने पानी की बात करी, जिस तरीके से मिट्टी की जांच करते हैं, तो क्या डॉक्टर मलिक जी आप बताना चाहेंगे कि पानी की जांच भी आवश्यक है? पानी की जांच भी आवश्यक है और पानी की जांच भी की जाती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत अच्छा है, उसका पानी यहाँ पर अच्छा है, और जो हम नॉर्मल रिकमेंडेशन के साथ बात करते हैं उसमें वो सारा पानी सुटेबल है। कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए ही केवल ऐसी विशेष जगह, विशेष परिस्थितियां ही जहाँ पर है वहां पर फिर हमें उसके साथ पानी के टेस्टिंग के साथ ही फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन भी वहां पर बदलती है कि किस प्रकार का फर्टिलाइजर वहां पे हमें इस्तेमाल करना है, और कौन कौन सी वैरायटियों का भी परिवर्तन वहां पे हो जाता है उसके साथ में कि वहां पे प्रजातियों का भी बदलाव होता है। जी डॉक्टर साहब, बात आपसे और भी करेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर जी सर, जी सर, नववर्ष मंगल में हो। पहली ये पाठशाला चल रही है जी, आपको भी नया साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो जी इंद्रवीर जी। अपना पता और सवाल कीजिए। पता बताइए। सर, पता गाँव लट्टूगुड़ी, डाकखाना गुलाव थी, उत्तर प्रदेश से इंद्रवीर तेवतिया बोल रहा हूँ। हाँ, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मात्रा, तरीका, टाइम, कॉम्बिनेशन, जिंक और डीएपी, ये दोनों अगर नहीं घुलेंगे तो फसल को नहीं मिलेंगे, और पानी जी, इस सब को किस तरह से फसल में लगाया जाए, और अगर फसल में सरसों, पीली सरसों बोई हुई है तो उसमें ये बढ़ाए जाएंगे या उसी देशों में काम कर देंगे? देखिए इंद्रवीर जी, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि गन्ना हमने एक खूड़ से दूसरे खूड़ की दूरी कितनी रखी है। लगभग है सर जी 4 फीट। 4 फीट है। तो देखिए, आपने जो जब मिट्टी तैयार करी थी, खेत तैयार किया था, तो क्या कोई खाद बखेर के डाला था आपने ब्रॉडकास्ट करके? पहले तो सर जी उसमें रूढ़ी का गला हुआ खाद डाला था, लगभग 20 ट्राली जी। इसके बाद में 20 ट्रॉली कितने एरिया में? लगभग 10 बीघे में। यानी 2 ट्रॉली हो गई आपकी है, एक। हाँ ठीक है। ट्रॉली में कितना लगभग होगा? ट्रॉली भी कई छोटी बड़ी बहुत तरह की होती है। सर जी बड़ी ट्रॉली थी, बड़ी। अच्छा, उसके जो खड़ाव होता है वो क्या फुट का था? 1 फुट या 2-3 फुट खड़ाव जो होता है चारों तरफ? 2.5 फीट। ओके, अब बताइए। इसके बाद में हमने डाई और यूरिया और जिंक की ली थी 3 थैली, 5-5 किलो की। ये सब एक साथ करके और वो उसका छिड़काव करा दिया, फिर 3-4 बार खेत को फिर जोता। छिड़काव मतलब बखेरा ना हाथ से आपने? हाँ जी, बिखरवा के। तो डीएपी और जिंक विंक और यूरिया सब एक साथ ही मिला दिया? हाँ, सब एक साथ ही करा दिया जी। हाँ इंद्रवीर जी, आगे से ये ध्यान रखो कि जिंक को मत मिलाओ कभी भी डीएपी के साथ। जो इसमें जिंक है, जिंक जो है वो फॉस्फेट के फॉस्फोरस के फॉस्फेट के साथ जिंक फॉस्फेट बनाएगा, वो पत्थर होता है। उससे पत्थर बन के ना फास्फोरस मिलेगा ना जिंक मिलेगा, जो मैंने अभी बताया, और आपकी जमीन भी हार्ड होती चली जाएगी इस पत्थर के बनने से, और ना आपको जिंक मिलेगा ना फास्फोरस। तो आपने पहले तो ये गलत काम किया। चलिए खैर, अब जो हो गया सो हो गया, आगे ध्यान रखना। दूसरा आप तो बताओ। हाँ, तो अब जो है ये है कि सरसों आपकी कितनी बड़ी हो रही है? सरसों तो फली आ रही है 60%, बढ़िया। हाँ, तो बढ़िया आ रही है, तो अब खाद की बात कहाँ रहेगी? अब तो खाद लगाना ही नहीं सरसों में, अब तो आपको गन्ने में लगाना है। हाँ, गन्ने की तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, गन्ने के कूड़ों में खाद। अभी देखिए, अभी ठंड चल रही है। अभी आपका कब बोया हुआ है गन्ना? गन्ने में लगभग 6 पत्ती हो रही है और नीचे की पत्ती पीली पड़ रही है, इसलिए। कब बोया था आपने? इसे ये होगा लगभग
65 दिन का। हाँ 65 दिन का। देखो वो पीली पत्ती जो पड़ रही है वो देखो ठंड बहुत पड़ रही है, उसकी वजह से पड़ जाएंगे। अभी ग्रोथ नहीं होगी गन्ने की, 1 महीने बहुत कम होगी। आपका फरवरी से गन्ना उठना शुरू होगा, ठीक है। तो अब अभी उसमें घास वास तो नहीं है ना, घास वास निकालते रहो अभी। और अभी घास नहीं है बिल्कुल। हाँ तो फरवरी अभी खूड़ भर दिए या खाली हैं? खूड़ अभी भर दिए, एक पानी लगाया बस। नहीं वो भरना पानी से नहीं कह रहा मैं, मिट्टी से अभी मतलब घर मिट्टी चढ़ाई है, भर दिए हैं? मिट्टी से भरवा दिए, लेवल लगा के खूड़ भरवा दिए। उनमें ब्यात कितना हो गया? 2 किसी में 2 निकल रहे हैं, किसी में 1 ही निकल रहा है। भाई इंद्रवीर जी देखो, एक तो मैं आपको बहुत पते की बात ये बताऊं कि जब तक ब्यात पूरा ना हो जाए, जब तक आपके 6-6, 7-7 जितने में आप सेटिस्फाई हो उतना ब्यात जब तक ना हो जाए, उसमें मिट्टी नहीं डालनी पौधे के ऊपर। मिट्टी होने से, मिट्टी से ब्यात आपका बहुत प्रभावित होता है और बहुत कम ब्यात होगा। आप तो इतने समझदार किसान हो, प्रोग्रेसिव, आप मिट्टी मतलब कभी भी जड़ 1 इंच से तो ज्यादा होनी नहीं चाहिए जब तक ब्यात ना हो जाए पूरा। आपने खूड़ भर दिए पूरे, तो ये चलो अब जो कुछ हो गया होगा, आगे से ये ध्यान रखना। अब जो आपने भर दिए, अब आप फरवरी में आप इसमें खाद लगाना, निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। हाँ निकाई गुड़ाई अभी बता रहे हैं कि वो कोई घास नहीं है उसमें, तो देखो लेबर भी महंगी है, बिना घास के अब उसमें करेंगे तो क्या फायदा, कॉस्ट लगेगी। मिट्टी भर दी है तो थोड़ा उसको परत जमने से तो बचाएंगे। देखो इतना, अब ये शिवनंदन जी खेत कितना बड़ा होता है, ये मट्टी अब हटाई नहीं जा सकती, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी। अब जो इन्होंने कर दिया, अब जो जैसे पहले से करते आ रहे और एक साथ चाहिए। आज हमने 2 बात इनको इतनी इंपॉर्टेंट बता दी कि आग एक तो जिंक को डीएपी के साथ नहीं मिलाना, और अगर ब्यात लेना है उस पे कभी भी, जब वो गन्ना बुआ हुआ है उस पे 1 इंच से ज्यादा मिट्टी कभी भी नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत जी आप देखो फिर कितना ब्यात होता है आपका, और जब ब्यात पूरा निकल जाए, ऊपर आ जाए, उसके बाद आप मिट्टी चढ़ाना शुरू करो। 2 बार में मिट्टी चढ़ाओ, 1 बार में आधी मिट्टी चढ़ाओ थोड़ी, और दोबारा में फाइनल कर दो। और जो आपका मिट्टी का उसका लेवल है उससे 6 इंच ऊपर तक मिट्टी चढ़ा के उसमें, और दोनों तरफ से पैर से मार के और गन्ने को चलने दो, गिरेगा भी नहीं, और आपकी पैदावार बहुत बढ़िया होगी। ठीक है इंद्रजीत तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको काफी विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से आप अपने गन्ने की फसल से अच्छी पैदावार के लिए विशेष ध्यान रखें। जब अगली बार बिजाई करें तो आप डीएपी के साथ जिंक न डालें। तो डॉक्टर मलिक जी, जैसे हम बात कर रहे थे पोषक तत्वों की जी, और उसमें भी संतुलित जी, तो उसमें डॉक्टर साहब ने काफी विस्तार से बताया, लेकिन इसमें और भी पोषक तत्व जिनकी जरूरत पड़ती है जी, जो सूक्ष्म पोषक तत्व बोले जाते हैं जी, तो उनके बारे में आप क्या किसान भाई को बताना चाहेंगे? मेरा किसान भाइयों से सबसे पहले जो हमारे पोषक तत्व हैं, अभी डॉक्टर तेवतिया जी ने भी बताया आपको, उससे भी पहले मैं कुछ और चीजें इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये समय खेत की तैयारी का है, और खेत की तैयारी में 2 चीजें अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जी, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जिसमें जैसे हमने मिट्टी की जांच कराई, तो मिट्टी की जांच कराने में हमारे मुख्य पोषक तत्व भी और सूक्ष्म पोषक तत्व भी सबकी जांच का पता लगता है। उसके साथ साथ उसमें 2 कंपोनेंट और पता लगते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन और आपका पीएच जी। जितने भी किसान हमारा उत्पादन लेते हैं, ज्यादातर किसान जो प्रगतिशील किसान हैं वो उससे कोरिलेट करके भी देखते होंगे कि जिस जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बेहद अच्छा है उस जमीन का उत्पादन बेहद अच्छा होता है। जो पोषक तत्व हम पौधे को देते हैं वो सारे पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के साथ दूसरी चीज कोरिलेट करती है, संबंध रखती है पीएच का। यदि आपकी जमीन का पीएच ज्यादा है तो भी आपको वहां पर आपके पोषक तत्व जमीन में मिट्टी की जांच में आएंगे, लेकिन वे मिट्टी की जांच में आने के बावजूद भी पौधे को उपलब्ध फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें मिट्टी की जांच के साथ साथ उसमें जो उसका अध्ययन करना है वो सबसे मुख्य रूप से हमें चीजों को देखना है कि उसमें पीएच कितना है और ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। क्योंकि यदि हमारे उसमें पीएच की जो रेंज है उससे ज्यादा है, 7.5 से ऊपर पीएच हमारा जा रहा है, 8 जा रहा है, 8.5 जा रहा है, या 8.5 से भी ऊपर जा रहा है, इट मीन्स आपकी जमीन में पीएच अधिक होने से पोषक तत्व, बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो जमीन में उपलब्ध रहेंगे लेकिन पौधा उन्हें अपटेक नहीं कर सकता, पौधा उसे प्राप्त नहीं कर सकता जी।
इसी प्रकार उसके साथ जो संबंध है दूसरा ऑर्गेनिक कार्बन का, यदि आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से कम है, जो अभी हम ज्यादातर मैं देखता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो भूमि है उनमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.2, 0.4, मैक्सिमम जो रेंज है वो 0.3 के आसपास आती है। और यदि ये रेंज 0.3 के आसपास आती है, इसका मतलब है आपकी जमीन में वे जो पोषक तत्व है उनकी पौधे को सुगमता पूर्वक मिलना बहुत कम है। और किसान की भाषा में बात करूं कि ये एक ऐसा बीज का माध्यम है जो पोषक तत्वों को पौधे को उपलब्ध कराने में सुगमता से उन्हें उपलब्ध कराता है। यदि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो आप जितने भी पोषक तत्व देंगे वो आपके पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। मिट्टी में अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन है, इसका फसल उत्पादन के लिए क्या महत्व है? बिल्कुल, यदि मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है तो ही पोषक तत्वों की सुगमता पूर्वक पौधे को उपलब्धता रहेगी। यदि ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो जितने भी पोषक तत्व जमीन में उपलब्ध हैं और या आप उसको पौधे को उपलब्ध कराने के लिए एडिशनली डाल रहे हैं, दे रहे हैं, उन सब की सुगमता पौधे के लिए नहीं रहेगी, पौधा उनको जमीन से अपटेक नहीं कर पाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी टीम को और आकाशवाणी टीम को नए बरस की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। आप अपना नाम और पता बताएं। हाँ जी, मेरा नाम हरिश्चंद्र शर्मा, ग्राम कैली, तहसील सरदना, जिला मेरठ, यूपी। और हम सकोती टांडा मिल के सप्लायर हैं। जी जी हरिश्चंद्र जी, क्या सवाल आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाह रहे हैं? सर जी, मेरे कई सवाल है, आप नोट कर लो और एक एक का मैं जवाब चाहूंगा। जी जी, जिससे हमें भी लाभ हो और अन्य कृषकों को भी लाभ हो। जी जी। ऐसा है जी, हम अब से पहले वैरायटी बोते थे 238 जी। अच्छी वैरायटी थी और खूब पैदावार होती थी जी। पर उसमें लाल सड़न रोग आ गया जी। अब उसमें उसकी जगह आपने कौन कौन सी वैरायटी विकसित की है और क्या क्या उनके नाम है, कृपया बताएं। एक प्रश्न जी। दूसरा सवाल है जी, 1 एकड़ में बोते समय क्या क्या दवाई खाद आदि लगाएं? ठीक है। तीसरा है जी, अब मान लो ये नई वैरायटी है, इनकी औसत पैदावार एकड़ में क्या रहती है? ठीक है। अच्छा जी, और ये पूछना भी मुझे जरूरी है, जब गन्ना पूरा हो जाए जी, बरसात शुरू हो, जी जी, उस वक्त कौन सी दवाई का स्प्रे करें? इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक एक का प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए, मुझे भी लाभ होगा और अन्य कृषकों को भी। जी बिल्कुल हरिश्चंद्र जी, आपके हर सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे। तो डॉक्टर साहब मलिक जी, सबसे पहले तो हरिश्चंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से प्रश्न पूछते हैं जी, दूसरे किसान भाइयों के लिए भी उपयुक्त होते हैं। हाँ, उपयुक्त होते हैं। धन्यवाद। तो दूसरा ये है कि पहला प्रश्न था आपका CO 0238 में लाल सड़न रोग आ गया, तो इसकी जगह पे कौन सी वैरायटी? देखिए, वैरायटी की लंबी लिस्ट है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। और भी सारे किसानों के लिए वैरायटी हर साल बहुत सारी निकल रही हैं, लेकिन अभी मैं आपको 3-4 वैरायटी ऐसी जो बहुत अच्छी वैरायटी हैं उनका नाम मैं बताना चाहूंगा। देखिए, एक तो करनाल की वैरायटी निकली है CO 15023, बहुत मीठी वैरायटी है, बहुत अच्छी पैदावार है, लेकिन जो सावधानी रखनी है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये बहुत जल्दी वृद्धि करने वाली वैरायटी है। इसको आप अगर लेट हो गए हैं बोने में, जैसे कि सरसों काटने के बाद, या अब आप किसान लोग मानते तो है नहीं, गेहूं काट के भी बोते हैं, तो इसको वैरायटी को बो लीजिए। हालांकि उस समय जर्मिनेशन की समस्या आती है, जब गर्मी हो जाए तो उस समय थोड़ा ध्यान रखें कि भाई आप बोने के बाद जो पानी लगाते हैं वो सिस्टम उसमें अपनाएं। दूसरी एक वैरायटी है COS 18231, वो बोइए। COS 13235 है, उसकी जो वृद्धि है वो बहुत तेज होती है,
उसको भी आप लगा सकते हैं गेहूं काटने के बाद या सरसों काटने के बाद। एक वैरायटी है COL के 14201, उसको लेकिन अक्टूबर में बोने के लिए उसकी वृद्धि थोड़ी धीमी है, फर्टिलाइजर की डोज उसमें ज्यादा चाहिए। एक वैरायटी आई है COL के 16202, उसको भी बहुत अच्छी वैरायटी चल रही है, उसको भी आप लगा सकते हैं। अब आई हरिश्चंद्र जी औसत पैदावार। औसत पैदावार देखिए आपके प्रबंधन पर निर्भर करती है। एक होती है पैदावार जो वैज्ञानिक उनको शोध करते समय बताते हैं। ये जो वैरायटी मैंने बताई है इनकी जो है CO 0238 के आसपास या थोड़ी कम है। 18231 जो बताई उसकी उसके बराबर है। और एक और अभी रिलीज हुई है वहां से करनाल से CO 22016 अभी हुई है। वो नाम में वो भी हो सकता है 16022 है या 22016 है, अभी अभी हुई है वो 18022 है 18022। हाँ 18022 है, ये डॉक्टर विकास जी बता रहे हैं। उसका भी ईल्ड जो है इसकी ज्यादा बता रहे हैं, इससे 0238 से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ा होता है आपका प्रबंध, आप गन्ने के कैसे किसान है, कैसी जमीन है आपकी और आप उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल हो गया औसत पैदावार। तीसरा सवाल है इनका गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या क्या डालें गन्नों। तो हरिश्चंद्र जी 9T, जैसे मैंने 5-6 R बताई थी, आज गन्ने के लिए 9T मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके याद कर लीजिए 9T। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा किसान भाई दूसरे भी लाइन पे हैं, थोड़ा आप संक्षिप्त तो जल्दी बता देता हूं मैं। देखो सबसे पहले आप टिल्थ अप टू 2 फीट गहरी जुताई करिए। दूसरा T है आप टॉप वैरायटी ऑफ द एरिया सेलेक्ट कीजिए, आप एरिया में जो सबसे ज्यादा है। तीसरी चीज है टॉप पोर्शन ऑफ द वैरायटी, उसका 1/3 पोर्शन आप यूज कीजिए। चौथी T हो गई ट्राइकोडर्मा, आप उसमें जो लाल सड़न रोग ना है ट्राइकोडर्मा मिट्टी तैयार करते समय डालिए। पांचवी चीज हो गई जो थायोफिनेट मिथाइल से सीड का ट्रीटमेंट कीजिए। टाइमली सोइंग कीजिए, छठा आ गया आपका। उसके बाद में आ गया कि आप जो है TRP मैनेजमेंट। जी TRP मतलब टॉप बोरर, रेड रॉट ऑफ शुगर केन और पी से पोक्का बोइंग। और आपका जो है बाद वाली T आ गई आपकी एक और है जी डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हाँ ले लीजिए, इतना याद आ जाएगी मैं बता दूंगा। हेलो राम राम जी, गंगा नए बात से बोल रहा हूँ, जिला हापुड़ घनश्याम। जी घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका? सब आकाश पानी को डॉक्टर साहब को नए साल की मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो घनश्याम जी। ये थोड़ा सा कोई ये जमीन पड़ी है खाली, तो उसमें जो खाता डाल दिया देसी कूड़ी का, गोबर का, ये कर भिंडी बोने की सोच रहा। आप बताओ इसके बारे में। ईख और भिंडी एक साथ? भिंडी, उसमें भिंडी गन्ना भी एक साथ बोओगे ना? हाँ तो आप जो है थोड़ा 4 या 4.5 फीट पे लगाइए और बीच में दो या एक लाइन भिंडी की लगा दीजिए। और गहरी जुताई करिए, खाली पड़ा है तो अच्छी तरह से गहरी जुताई करिए गहरे उससे। और खाद वाद आपने डाल ही दिया है। और ट्रेंच मेथड से भी बोइए, वो जो T1 ट्रेंच मेथड रह गई थी वो भी याद आ गई मेरे जी। और बीज बढ़िया सेलेक्ट करिए। आपका तो किसमें, सिम्बावली शुगर मिल के अंडर में? अच्छा नहीं, कौन सी मिल पड़ती है आपकी गन्ने के लिए? ये सिम्बावली। हाँ तो वहाँ वो केन विभाग में है लोग, उनसे अच्छा बीज लीजिए, बीज का इस्तेमाल करके और आगे बढ़ जाइए भगवान का नाम लेके। ठीक है घनश्याम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पानी को जी राम जी, एक किसान भाई का और फोन लेते हैं। हेलो सिमरन बाबू को प्रणाम। मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिला से। आपका दिन शुभ हो जी। बोलो जी डॉक्टर सितारे, क्या सवाल है आपका? गन्ने की अच्छी प्रजाति बताइए। हम लोग तो गन्ना बोना छोड़ दिए थे, फिर शुरू करना चाहता हूँ। अरे बहुत अच्छी वैरायटी आ गई है। अब आप नोट कर लो। आप कौन से शुगर मिल में पड़ता है आपका घर? गोरल चीनी मिल। हाँ उसके वो जो केन विभाग के जो अध्यक्ष है ना, जो गन्ना केन GM होते हैं, उनसे संपर्क करो, एक बढ़िया वैरायटी सेलेक्ट करो। और बहुत अच्छी वैरायटी आ गई है अब। सही सलाह के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
ठीक है डॉक्टर सितारे, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, श्रीमनलाल जी, सबको आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो साहब। अजी मुबारक हो सब कुछ। हाँ, अपना मतलब हाँ, सतपाल सिंह है, ग्राम हिमायूपुर, मवाना, मेरठ। जी सतपाल सिंह जी, थोड़ा अपने रेडियो सेट से दूर हो जाओ। हाँ दूर ही हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, क्या सवाल है आपका? गन्ने की बिजाई की ये वैरायटी पूछना चाहते, 14-18 जी 18 में ये CO 0118 अच्छी वैरायटी है, आप उसको बो सकते हो। अजी 35 की पैदी होती थी। हाँ, वो 13235 COS 13235 बहुत तेजी से बढ़ती है, बरसात होते ही बढ़ जाती है, तो वो भी अच्छी वैरायटी है, उसको भी बो सकते हो आप। हरा अगोला रहता है उसका लास्ट तक। और वैरायटी तो आपका धन्यवाद करता हूँ श्रीमनलाल जी, मैं तो आपका परमानेंट वो हूँ। जी आपका तो बिल्कुल। नाम हमने दूर दूर तक सुना है, आपको कौन नहीं जानता, सतपाल जी को तो दुनिया जानती है। आप गन्ने के बहुत अच्छे किसान हैं। जी बिल्कुल, किसान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। जो हमारे किसान भाई से जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पे जुड़े रहें, उनके लिए कोशिश रहती है कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। जी आपका एक बहुत परिचय देता हूँ मैं। हाँ जी, लगता है इनका कट गया, दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हाँ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, आपका दिन शुभ हो। जी आपका भी दिन शुभ हो और नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। कौन भाई बोल रहे हैं? जी मैं हरियाणा के जिला हिसार गांव बाटला से चेतराम बेरवाल। जी चेतराम जी, क्या सवाल है आपका? मैंने अभी रेडियो चलाया था जी 7:03 पे। जी जी, और मेरे को इस कार्यक्रम का पता नहीं था। एक तो ये बता दो जी, ये कार्यक्रम किस किस दिन आता है? कार्यक्रम तो वैसे हमारा जो ग्राम संसार और कृषि जगत है प्रतिदिन आता है, 6:30 से 7:30 तक आता है, जिसमें बीच में 5 मिनट के समाचार होते हैं। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जो कोई पाठशाला चल रहा है ये पाठशाला चलता है कि महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को। पहले और तीसरे को? जी। तो ये सिर्फ गन्ने पे ही होता है जी? हाँ गन्ने पे। ये गन्ने पे बात होती है। इंडियन पोटास लिमिटेड इसको स्पॉन्सर कर रही है। अच्छा जी। तो ये कितने हो चुके जिसके, अगर हम इसको पाठ कहें तो? पाठ तो 50 हो चुके हैं। हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये इनकी पे भी है। यूट्यूब पे उपलब्ध है जी? जी जी जी। किस नाम से निकलेगा जी? इंडियन पोटास लिमिटेड। बस इतना कहते ही इंडियन पोटास लिमिटेड? तो इसमें नहीं, उसमें आप आकाशवाणी रेडियो कृषि पाठशाला डालेंगे तो आपको मिलेगा। आकाशवाणी रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती इंद्रप्रस्थ भी लिखना पड़ेगा क्या जी? नहीं। अच्छा, ये तो हुआ जी ये। हाँ। अभी इनमें एक अपने अधिकारी को मैंने अभी सुना है, IPL से बैठे हैं जो इसके स्पॉन्सर हैं जी। ये IPL वही है जी जो इंडियन पोटास लिमिटेड बोलते हैं? वही है। हाँ जी वही है। मेरे को इससे संबंध में एक जानकारी लेनी। जब हम मार्केट में IPL का उर्वरक खरीदने जाते हैं तो वहाँ 2 तरह का उर्वरक मिलता है IPL के नाम से। बताइए। तो उसमें एक में तो नीचे लिखा होता है इंडियन पोटास लिमिटेड, और एक में लिखा मिलता हमें इंडियन फास्फोरस लिमिटेड। और वो दोनों तरह के बैग को दुकानदार ये कहता है कि फास्फोरस वाला तो कहता है मेरा असली है, और इंडियन पोटास वाला कहता है कि असली मेरा है। नहीं तो ये बताओ वो प्रोडक्ट कौन सा है जो इंडियन फास्फोरस लिमिटेड का है? उसके अंदर क्या है? उसके अंदर MOP है जी। भाई ये तो मुश्किल है भाई। ऐसा है कि हमने कम से कम 5-6 कंपनियों पे तो मुकदमे चला रखे हैं। अच्छा जी। हाँ तो ऐसा है ये कि आप 1955 से हमारी कंपनी है और इसके गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, और ये गवर्नमेंट की कंपनी है, आप इसका खाद खरीदिए। तो IPL जिसके नीचे इंडियन पोटास लिखा हो वो खरीदे? बिल्कुल भाई, आपको लेनी है। एक गेहूं की सी बाल है, वो लोगो होता है और उसमें इंडियन अच्छा जी। अच्छा दूसरा ये है श्रीमान जी, मैं आकाशवाणी के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ जी कि जो उर्वरक है बाजार में वो काफी मात्रा में नकली है। अच्छा। तो आप किसान को, लेबोरेटरी तो इतनी ज्यादा हिंदुस्तान में है नहीं और किसान सीधा उसमें जा भी नहीं सकता, क्योंकि कृषि विभाग सैंपल लेके वही करवा सकता है जहां तक हमारी जानकारी है।
तो एक मोटा मोटी किसान को ये समझाने की कोशिश करें कि किसी भी तरह का उर्वरक हो तो उसकी जांच घर पे कैसे करें। जैसे डीएपी होता है। बिल्कुल, इस पे हम अलग से टॉपिक रखेंगे, लेकिन आज अगर गन्ने से संबंधित आपका कोई सवाल हो उसके तुरंत तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर मलिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की बिजाई करना चाहेंगे, क्योंकि उनको तैयारी भी करनी है, जिस तरीके से मिट्टी की जांच की बात हमने कर ली, पानी की जांच की बात कर ली, पोषक तत्वों की भी बात कर ली है, लेकिन क्योंकि बिजाई जब होती है तो उसमें बीज एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जी, तो हम उसके भी बात आपसे चाहेंगे कि किसान भाइयों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे। बीज सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और बीज में सबसे अभी जो हम चर्चा कर रहे थे काफी देर से, प्रजातियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे जी। किस प्रजाति का आप चुनाव करते हैं, कौन सा बीज आप जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लें। जी जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, शिवलाल जी। हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 14 और 18। हाँ, ये भी ठीक है क्या? जी, दोनों बीज ठीक है। आप अपनी थोड़ी सी स्थिति के आधार पर निर्णय ये लेना है कि जो 0118 को 0118 वैरायटी है, उसका उत्पादन बेहद अच्छा होता है, और यदि आप उसमें प्रारंभिक अवस्था में मिट्टी कम रखेंगे, पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे तो फुटाव भी अच्छा हो जाएगा, उत्पादन तो उसका बेहद अच्छा है ही। और कोलक 14-201 जो वैरायटी है, ये वैरायटी थोड़ी मतलब लंबाई में कम है, गन्ने में वजन काफी अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सिनेरियो है कि हमें लग्जूरियस वैरायटी, देखने में जो वैरायटी बड़ी फैलने वाली हो वो ज्यादा अच्छी पसंद आती है। तो यदि आप बंधाई कम करते हैं तो ये ऐसी वैरायटी है जो गिरेगी नहीं। यदि आपने अच्छे से अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ा दी तो ये वैरायटी गिरेगी नहीं। दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों के लिए दोनों वैरायटी अनुकूल है, और मैं सुझाव ये दूंगा कि आप यदि यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर, उत्पादन के आधार पर अच्छी चीजें और करना चाहते हैं, इस समय जो फरवरी में बुआई के लिए जाना चाहते हैं, तो 118 वैरायटी भी बेहद अच्छी वैरायटी है, आप उसका चुनाव करें तो उससे उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बीज की। जी, और बीज का जो सबसे मुख्य बिंदु है कि हम बीज का चुनाव, स्वस्थ बीज का चुनाव करें जिसमें रोग कीट कम से कम लगे हुए हों। लेकिन और सबसे उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि पहले तो हम ऐसे ही बीज का चुनाव करना है जिसमें रोग और कीट कम लगे हो। दूसरा, उसका बीज उपचार अवश्य करें। लेकिन इससे भी पहले मैं शिवनंदन लाल जी एक छोटा सा सुझाव, क्योंकि आज हम मिट्टी पे हम चर्चा कर रहे हैं, जी, मैं उधर ही लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा सुझाव है किसान भाइयों से, समय का अभाव है, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएं। मेरा आग्रह है कि आप अपने खेतों में हरी खाद, नेडअप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इवन ब्राउन मैन्योरिंग, आप अपने खेतों में जो गन्ने की बुआई करते हैं उसी के साथ, यदि अलग से बुआई करने का हमारे पास समय नहीं है तो हम गन्ने के साथ में ही हरी फसल की बुआई कर दें, हरी खाद की बुआई कर दें। और हरी खाद की बुआई करने, सनई, ढैचा, तिल है, मूंग है, उर्द है, और आप उसको 60 दिन के बाद उसी खेत में पलट दें, ताकि वो, आप यदि अलग से समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसमें ब्राउन मैन्योरिंग करके ही वहां पर आप अपने खेत में जीवाश्म कार्बन को बढ़ा सकते हैं। जिस खेत की ताकत को आकलन आपको करना हो उसमें जीवाश्म कार्बन देख लो। यदि आपका जीवाश्म कार्बन 0.75 से ऊपर है तो आप समझेंगे कि कम खाद में भी आपका उत्पादन बेहद अच्छा मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, आप अपने खेतों में कंपोस्ट का, हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जो हमारी जमीनें हैं वो लगातार केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जीवाणुओं की संख्या कम हो रही है और वहां पर जीवाश्म कम हो रहा है, जिससे उत्पादन कहीं न कहीं प्रभावित होने की संभावना बन रही है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफी विस्तार से बढ़ाया कि किस तरीके से किसान भाई अपनी मिट्टी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उसके लिए उनको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, दोनों लोग आप आए और किसान भाइयों के काफी सवालों के जवाब दिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। तो श्रोताओं, आज का हमारा गन्ने की पाठशाला फोन इन कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद,
मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा फोन इन कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।